बबीता की शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे। उसके पति नरेश ने उसकी पीट पीट कर बुरी दुर्दशा कर दी थी। दर्द के मारे बबीता चिल्ला रही थी, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्या कहा, छोड़ दो? मन तो करता है तुझे रसोई में बंद करके आग लगा दूं, समझी? लेकिन अच्छा, चल अब निकल यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल यहाँ से। अब तो मैं तुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा, समझी? चल। पहले तो तेरे बाप ने हमसे बड़े वादे किए थे कि फ्रिज, मोटरसाइकिल, टीवी सब दूंगा, लेकिन उन कंगलों से तो मेरे बेटे के लिए एक सोने की अंगूठी तक ना दी गई। इतने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आए थे मेरे बेटे के लिए, लेकिन हमारे नसीब में तो बस ये गरीब ही लिखी थी। माँ जी, मेरे गरीब बाबा कहाँ से लाएंगे इतना दहेज? एक उबले हुए अंडे के ठेले में भला क्या ही कमाई कर पाते हैं वो। फिर मेरी छोटी बहन भी है, उसकी भी तो शादी करनी है। तो मेरी माँ से जुबान लड़ाएगी है? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा है? आज तो तेरी जान लेके ही रहूंगा मैं। ये ले। ये सुनकर बबीता की सास ने कहा, ना ना बेटा, ऐसा मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमें सारी उम्र बैठकर जेल में चक्की ही पीसना पड़े। इसे इसके कंगले बाप के घर भेज दे, चली जाएगी अपने आप। उन्होंने बबीता को आधी रात को बाहर निकाल दिया। बबीता रात भर घर की दहलीज पर बैठकर दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उन दोनों पर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ा। अगली सुबह बबीता अपने मायके आ गई। उन जालिमों ने मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो बाबा, उन्हें पुलिस में गिरफ्तार करवा देते हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं है बाबा। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना हम गरीबों के बस की बात नहीं है। हमारे पास इतने पैसे नहीं और हमें छोटी के बारे में भी तो सोचना है। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई। बहुत दिनों तक बबीता इस सदमे से उभर नहीं पाई। वो जब भी अपने गरीब बूढ़े पिता को अंडा का ठेला खींचते देखती, तब उसे अपने साथ हुआ अन्याय याद आता। एक रोज छोटी बहन रेनू बबीता का मन बहलाने के लिए उससे बर्गर बनाने की जिद करती है। दीदी, वैसा ही बर्गर बनाकर खिलाओ ना जो 2 साल पहले आपने मेरे जन्मदिन पर बनाकर मुझे खिलाया था। क्या स्वाद था उस बर्गर का, और अंडे ने तो उसमें 4 चांद लगा दिए थे। याद है कैसे हमने अंडा बर्गर खाने के लिए बाबा के ठेले से 4 अंडे चुरा लिए थे, और उस रोज बाबा ने कई बार अंडे गिन लिए, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अंडे गए कहाँ। हाँ, और बाबा बार बार अपना सर खुजलाए जा रहे थे और अंडे गिने जा रहे थे। आज कई दिनों बाद बबीता के चेहरे पर हंसी आई थी, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखें नम हो गई। ये देख रेनू ने बबीता से कहा, दीदी अब अपने आप को बदलो। आखिर कब तक उस दुष्ट आदमी के बारे में सोचकर उदास होती रहोगी? तू ठीक कहती है, मुझे उसे भूलना होगा और इसके लिए मुझे खुद को व्यस्त करना होगा। अच्छा तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए अंडा बर्गर बना कर लाती हूँ। बबीता सब कुछ भूलकर घर के चूल्हा चौके में लग गई। आज उसने सबके लिए अंडा बर्गर बनाया, जिसे खाते ही सबको उसका स्वाद बड़ा लाजवाब लगा। वाह बेटी, ये तो सचमुच कमाल की चीज है। मजा ही आ गया इसे खाकर, वरना तेरी माँ के हाथों की दाल रोटी खाकर तो मैं कब का ऊब गया था। अच्छा जी, मेरे हाथ का खाना खा खाकर ऊब गए थे आप। अब बनाकर देती हूँ मैं कल से तुम्हें रोटी। अरे तुम तो बुरा मान गई भाग्यवान। वो क्या कहते हैं, आई एम सॉरी। ठीक कहा ना बेटिया। ये सुनकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। वैसे दीदी, अगर आप ये अंडा बर्गर बनाकर बाहर बेचो ना, तो देख लेना आपके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। बात तो छोटी ठीक ही कह रही है। अगर मैं अंडा बर्गर बनाकर बेचूं तो इससे बाबा का भार भी थोड़ा कम हो जाएगा। अगले दिन बबीता के बाबा मनोधर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस कारण वो काम पर नहीं जा सके। बबीता ने माँ से कुछ पैसे लिए और उनसे बर्गर का सामान खरीद लाई। फिर अंडा बर्गर बनाकर ठेले पर रखकर बेचने चली गई। उसने सड़क किनारे ठेला खड़ा किया और बर्गर बनाकर बेचने लगी। अंडा बर्गर की खुशबू से और नई चीज देख लोगों का उत्साह बढ़ा और वो उसके ठेले पर खींचे चले आए। कितना का है ये बर्गर? सिर्फ बर्गर नहीं काका, अंडा बर्गर खाया है कभी, और वो भी सिर्फ 20 रुपए का। अंडा बर्गर? अरे वाह, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लगा दो हमारे लिए। ग्राहकों को उसके बनाए हुए अंडा बर्गर बहुत पसंद आए और कुछ ही घंटों में उसके सारे बर्गर बिक गए और उस दिन उसने पूरे 1000 रुपए की कमाई की। घर में आकर उसने अपने बाबा को वो पैसे दिए। बाबा, ये लो अंडा बर्गर की कमाई। अब से आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ये बेटी अब बेटा बनकर आपका घर चलाएगी। जीती रह मेरी बच्ची,
इतने पैसे तो मैं हफ्ते भर में जमा कर पाता था। ऊपर वाला तुझे खूब तरक्की दे। अब बबीता हर रोज ऑमलेट बर्गर बनाकर बेचने लगी। दिन पर दिन उसकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ती गई। एक रोज एक लड़का उसके ठेले पर आया। अरे बबीता, तुम्हारी शादी तो अच्छे घर में हुई थी ना, फिर आज ये सब? हाँ हुई थी, लेकिन उनको दहेज चाहिए था, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। ओह, बड़ा दुख हुआ सुनकर। काश कि स्कूल के बाद ही मैं तुम्हारा हाथ मांग लेता, लेकिन जब तक मैं ये कर पाता तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी थी। छोड़ो ये सब बातें। तुम यहाँ कैसे सुमित? अरे मैंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है, उसी के लिए मैं अंडा बर्गर वाली को ऑफर देने आया था। क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में अंडा बर्गर बनाने का काम करोगी, जिसके लिए तुम्हें अच्छी सैलरी और इंसेंटिव मिलेगा? मैं जरूर तुम्हारे साथ काम करूंगी। अगले दिन से ही बबीता ने उसके रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। अब उनके दिन फिर गए, उनकी गरीबी दूर हो गई। ऐसे ही बबीता को उस रेस्टोरेंट में काम करते हुए 1 साल बीत गया। एक रोज अखबार में आया कि नरेश ने अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी दूसरी पत्नी की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उन दोनों को उम्र कैद हो गई। वो खबर पढ़कर बबीता की आंखों में आंसू आ गए। सुमित ने उसे गले से लगा लिया। चुप हो जाओ बबीता, मैं हूं ना। मैं वादा करता हूं मैं आज के बाद कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं आज ही तुम्हारे बाबा से शादी की बात करता हूं। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई और अब दोनों खुशी खुशी अपने उस रेस्टोरेंट को चलाने लगे। अंजलि और प्रज्ञा 2 सगी बहनें थी। वो दोनों अनाथ थीं। उनके माता पिता की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। सर्दियों का समय था और उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो दोनों एक बड़ी सी पाइप के अंदर बैठ जाती हैं। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ, ठंड तो मुझे भी लग रही है। तू बैठ, मैं अभी आग जलाने का इंतजाम करती हूँ। अंजलि थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी करती है, फिर आग जला देती है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत महसूस होती है। कुछ देर बाद प्रज्ञा अपनी बहन से कहती है, दीदी मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है। पिछले 3 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है, अब तो पेट भी दुखने लगा है। ये बात सुनकर अंजलि को बहुत दुख होता है और वो प्रज्ञा से कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं एक बहुत ही लाचार बहन हूँ जो अपनी छोटी बहन को खाना तक नहीं खिला सकती। अंजलि उसे पानी पिलाकर सुला देती है। उसके सोने के बाद अंजलि खाने की तलाश में निकल जाती है। कुछ दूर चलने पर वो एक ठेले के पास पहुंचती है। अंकल, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मेरी छोटी बहन भूख से तड़पते हुए सो गई है। आप मुझे 2 अंडे उधार दे दो, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगी। अबे जा, यहाँ क्या मैंने फोकट की दुकान खोल रखी है जो मुफ्त में खिलाता फिरूं? हैं? अरे तेरे जैसे लोग यहाँ बहुत आते हैं। मेरे ठेले पर सिर्फ उसे ही खाने को मिलता है जो पैसे देता है। भिखारियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अंजलि उदास मन से वापस उस पाइप में आकर बैठ जाती है और अपनी भूखी सोई हुई बहन की तरफ देखती है। फिर वो भी उसके साथ वहीं पर सो जाती है। सोते हुए अंजलि को एक सपना आता है, जैसे उसका सर उसकी माँ की गोद में है। उठो बेटी, देखो तुम्हारी माँ आई है। माँ, तुम आ गई? अच्छा हुआ तुम आ गई। आपको पता है आपके जाने के बाद ताया ताई जी ने हमारे साथ कितना बुरा किया। उन दोनों ने धोखे से हमारा घर छीन लिया और हम दोनों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। हम भूखे प्यासे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। बेटी, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, सबको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। अब तुम्हें भी अपनी और अपनी बहन की जिंदगी संवारने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने आई हूँ। जिस घर में हम रहते थे उसके पीछे एक पीपल का पेड़ है। तुम उस पेड़ के पास जाना, वहां एक बड़ा पत्थर है। तुम उसे हटाना और उसके नीचे की जमीन को खोदना। वहां हमने एक छोटा संदूक रखा है जिसमें हमने कुछ पैसे तुम दोनों के भविष्य के लिए रखे थे। तुम उन पैसों को ले लेना और उससे कोई काम शुरू करना। ठीक है माँ, आप जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगी। माँ, जब से आप और बाबा गए हो तब से हम दोनों को आपकी बहुत याद आती है। आप जब अपने हाथ से हमें अंडा डोसा बनाकर खिलाती थी, वो पल हमारे लिए सबसे अच्छा पल होता था। आप दोनों फिर से हमारे पास लौट आओ ना माँ। फिर अचानक से सुबह हो जाती है और अंजलि की आंख खुलती है। वो देखती है तो उसकी माँ वहां नहीं होती। माँ, माँ! तभी प्रज्ञा भी जाग जाती है। अंजलि उसे अपने सपने की सारी बात बताती है। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ जाती हैं और उसके पीछे लगे पीपल के पेड़ के पास जो बड़ा सा पत्थर था उसे हटाती हैं और उस जमीन पर खोदना शुरू कर देती हैं। खोदने के कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा संदूक मिलता है जिसमें कुछ पैसे रखे होते हैं। ये देखो प्रज्ञा, माँ ने जो सपने में कहा था वो सच में कहा था। ये पैसे माँ और बाबा ने हम दोनों के लिए जोड़कर रखे हुए थे। ये हमारे बहुत काम आएंगे। आओ, अब हम इन पैसों से खुद का कोई काम शुरू करेंगे।
फिर वो दोनों बाजार जाती हैं और पेट भरकर खाना खाती हैं। फिर जहाँ वो बाजार में देखती हैं कि वहाँ बहुत सारी तरह तरह की दुकानें हैं। यहाँ तो हर जगह अंडा या आलू का डोसा है, कहीं चाउमीन तो कहीं समोसा है। कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या शुरू करें। दीदी, आपको याद है माँ कितना अच्छा अंडा डोसा बनाया करती थी? अगर हम भी माँ की तरह ही अंडा डोसा बनाए तो क्या पता सबको बहुत पसंद आ जाए। तू ठीक कह रही है छोटी, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। अंजलि को अपनी माँ के अंडे डोसे की रेसिपी अच्छे से पता थी। वो जल्दी से जरूरी सामान खरीद लेती है, फिर एक पुराना सा ठेला लगाकर अंडा डोसा बेचना शुरू कर देती है। आओ आओ, स्वादिष्ट अंडा डोसा खाओ। जो एक बार खाएगा वो बार बार यहाँ आएगा। हाँ, जल्दी आओ और अंडा डोसा खाकर ढेर सारा मजा पाओ। पहले तो कोई भी उन दोनों की बात नहीं सुनता। फिर कुछ देर बाद एक आदमी उनके ठेले पर आता है। अंडा डोसा? ये तो पहली बार सुना है। जरा बनाकर खिलाओ तो कैसा है ये अंडा डोसा? अंजलि उसे अंडा डोसा बनाकर देती है, जिसे खाने के बाद वो आदमी कहता है, वाह, ये तो बहुत मजेदार है भाई। बस हल्का तीखा होता तो और मजेदार होता। इसके बाद अंजलि अपने डोसे और अंडे को थोड़ा और तीखा बनाती है और सांभर भी थोड़ा चटपटा बनाती है। कुछ ही देर में उसके पास लोग आना शुरू होते हैं और उसके स्वादिष्ट अंडा डोसा खाकर सब बहुत खुश होते हैं। हर कोई ग्राहक एक प्लेट के बाद दूसरी प्लेट और कुछ तो तीसरी प्लेट भी खा जाते। उस दिन दोनों बहनों की अच्छी कमाई होती है। अब तो हर रोज वो अंडा डोसा का ठेला लगाती और अच्छी कमाई करती। एक शाम जब उनके सारे अंडा डोसा बिक गए तो आखिर में एक बूढ़ी माँ आती है। बेटी, कुछ खाने को है तो दे दो, मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। अंजलि के सारे अंडा डोसा बिक चुके थे। उसने आखिर में अपने और प्रज्ञा के लिए एक अंडा डोसा बनाकर रखा था, लेकिन बूढ़ी औरत के मांगने पर अंजलि वो उसे मुफ्त में खाने को दे देती है। वो बूढ़ी अम्मा उसे ढेरों आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। दीदी, आपने तो हमारे हिस्से का अंडा डोसा उस अम्मा को दे दिया, अब हम क्या खाएंगे? प्रज्ञा, इन बूढ़ी अम्मा को भूख से तड़पता देख मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए। आज उन पर जो बीती है वो उस दिन भूख के मारे हम पर बीत रही थी। और हमारा क्या है, अब तो हमने अच्छे पैसे कमा लिए। हम तो आज कहीं होटल में बैठकर खूब सारा खाना खाएंगे। वो दोनों एक होटल में जाती हैं जहाँ गार्ड उन्हें दरवाजे पर ही रोक लेता है और उन्हें अंदर नहीं जाने देता। अरे, तुम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि इस होटल में खाना खा सको। भाई साहब, आप हमारे कपड़ों पर मत जाइए, हमारे पास पैसे हैं, फ्री में खाने नहीं आए हैं। तभी उस होटल का मालिक बाहर आता है और वो उन दोनों को देखते ही पहचान लेता है। अरे, तुम दोनों तो वही हो ना जिनका अंडा डोसा आजकल बहुत बिकता है? बहुत तारीफ सुनी है लोगों से तुम्हारे अंडा डोसा की। बेटी, मैंने भी तुम्हारी तरह ही अपने काम की शुरुआत की थी और आज देखो, भगवान का दिया सब कुछ है। आओ, अंदर आओ, मैं तुम्हें अपने होटल का खाना खिलाता हूँ। मनोहर लाल उन दोनों को अपने होटल के अंदर ले जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी से उन दोनों को मिलवाता है। उन दोनों को देखकर मनोहर की पत्नी को एक हादसे में खोई हुई अपनी दोनों बेटियों की याद आ जाती है। वो उन दोनों को पेट भर खाना खिलाते हैं। खाना खाते खाते वो दोनों अपनी दुख भरी दास्तान मनोहर और उसकी पत्नी को बताती हैं, जिसे सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। फिर वो दोनों पति पत्नी कुछ देर के लिए अकेले में बात करते हैं और जब वो जाने लगती हैं तो मनोहर उनसे कहता है, देखो बेटी, एक हादसे में हमने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया था। जब हम दोनों ने तुम्हें देखा तो ऐसा लगा हमारी बेटियां हमें वापस मिल गई हैं। हाँ बेटी, अगर तुम दोनों को बुरा न लगे तो क्या तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ हमारे घर में हमारी बेटियां बनकर रह सकती हो? तुम दोनों को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और हमें हमारी बच्चियां। अंजलि और प्रज्ञा उनके गले लग जाती है और खुशी खुशी मनोहर और उसकी पत्नी के साथ बड़े से घर में रहने लगती हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।